जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं परमाणु ऊर्जा के निजीकरण और शांति बिल की पूरी कहानी। देखिए, मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एक ऐतिहासिक बदलाव है। एक ऐसा सेक्टर जो लगभग 60 सालों से पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में था। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है वो यही है, क्या भारत का न्यूक्लियर सेक्टर अब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा? और देखिए, ये बिल इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है? क्योंकि अब अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स भी न्यूक्लियर पावर के मैदान में उतर पाएंगे, जिसने एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री पर। फिर जानेंगे कि आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। उसके बाद बिल की खास बातें समझेंगे, फिर इसके फायदे और चुनौतियों को तौलेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। ये वाकई में एक ऐतिहासिक पॉलिसी शिफ्ट है। आप सोचिए, न्यूक्लियर एनर्जी हमेशा से ही एक बहुत सेंसिटिव फील्ड रही है, नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी और सेफ्टी के लिहाज से भी। और अब पहली बार इसे प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला जा रहा है। अब तक कहानी ये थी कि 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां ही न्यूक्लियर पावर प्लांट चला सकती थीं। मतलब भारत की जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, यानी NPCIL, वही देश के सभी 24 कमर्शियल रिएक्टरों को कंट्रोल करती थी। लेकिन अब ये शांति बिल इस पूरी तस्वीर को बदलने वाला है। अच्छा, इस बिल का पूरा नाम भी काफी दिलचस्प है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी शांति। इसे कैबिनेट से तो मंजूरी मिल चुकी है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोलना। और हां, यही वो पॉइंट है जिस पर सबसे ज्यादा बात हो रही है। जैसे ही ये बिल कानून बनेगा, अंबानी और अडानी जैसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के लिए रास्ता खुल जाएगा कि वो भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकें और उन्हें चला सकें। हां, ये गैर सैन्य होंगे, मतलब सिर्फ बिजली बनाने वाले। अब सवाल ये उठता है कि भाई, सरकार को अचानक इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत क्यों महसूस हुई? चलिए उन बड़े नेशनल टारगेट्स को समझते हैं जो इस बिल की वजह बने हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है साल 2047। ये वो साल है जब भारत एक डेवलप्ड नेशन यानी विकसित राष्ट्र बनना चाहता है। और किसी भी विकसित देश की रीढ़ होती है उसकी एनर्जी कैपेसिटी। अब इतने बड़े लक्ष्य को पाना है तो हमें बहुत ज्यादा और भरोसेमंद बिजली की जरूरत पड़ेगी। और इसी विजन के लिए टारगेट रखा गया है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का 2047 तक। अब जरा इस आंकड़े को समझिए। आज हमारी कैपेसिटी करीब 8 गीगावाट है, मतलब हमें इसे 12 गुना से भी ज्यादा बढ़ाना है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है और सरकार का मानना है कि ये सिर्फ सरकारी पैसे से तो मुमकिन नहीं है। दूसरी बड़ी वजह जुड़ी है हमारी धरती से, मतलब क्लाइमेट चेंज से। भारत ने वादा किया है कि 2070 तक हम नेट जीरो बन जाएंगे, मतलब जितना कार्बन हवा में छोड़ेंगे उतना सोख भी लेंगे। अब ये टारगेट पूरा करना है तो कोयले से बिजली बनाना कम करना होगा और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे 24x7 चलने वाले क्लीन एनर्जी सोर्स को अपनाना ही पड़ेगा। एक और बहुत बड़ी वजह थी एक पुराना कानून 2010 का सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। इस कानून में एक क्लॉज था जिसकी वजह से कोई भी प्राइवेट कंपनी इस सेक्टर में आने से डरती थी। वो क्लॉज कहता था कि अगर कोई हादसा हो तो मशीन सप्लाई करने वाली कंपनी की भी जिम्मेदारी होगी। शांति बिल का एक बड़ा मकसद इस रुकावट को हटाना भी है। चलिए अब जरा बिल के अंदर घुसकर देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या, मतलब कानून में असल में क्या क्या बदल रहा है। देखिए, इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए उनका भरोसा जीतना जरूरी है, तो इसमें कुछ बड़े सुधार हैं। पहला, सिविल लायबिलिटी कानून को बदलकर ऑपरेटर की जिम्मेदारी साफ की जाएगी। दूसरा, सप्लायर्स की जिम्मेदारी को लिमिट किया जाएगा, जो कि निवेश में सबसे बड़ी रुकावट थी। इसके अलावा हादसों से जुड़े केस के लिए एक स्पेशल न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल बनेगा ताकि फैसले जल्दी हों। कुल मिलाकर एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है। अब बात पैसों की। एक और बड़ा बदलाव है इंश्योरेंस कवर। इसे बढ़ाकर कर दिया गया है पूरे 1500 करोड़ रुपए हर एक हादसे के लिए, और इसे इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल मैनेज करेगा। पैसा सिर्फ देश से ही नहीं, बाहर से भी आएगा। इसीलिए अब न्यूक्लियर पावर सेक्टर में 49% तक FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी गई है। मतलब
विदेशी कंपनियां अब इंडियन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में सीधे सीधे 49% तक की हिस्सेदारी खरीद सकती हैं। इससे विदेशी टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों आएगा। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव चीजें हैं वो सरकार ने अपने पास ही रखी हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूल बनाना, हैवी वाटर का प्रोडक्शन, न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज करना और हथियारों से जुड़ी टेक्नोलॉजी। ये सब कुछ पहले की तरह ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के कंट्रोल में रहेगा। अब जैसा कि हर बड़े फैसले के साथ होता है, इसके भी दो पहलू हैं। कुछ जबरदस्त फायदे हैं तो कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी। चलिए सिक्के के दोनों पहलुओं को समझते हैं। फायदों की लिस्ट देखें तो सबसे ऊपर है एनर्जी सिक्योरिटी। सोचिए, हमें बाहर से तेल गैस कम मंगाना पड़ेगा, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा, इकोनॉमी मजबूत होगी। ये हमारे नेट जीरो 2070 के टारगेट को पाने में भी सीधी मदद करेगा। और तो और प्राइवेट निवेश से देश में नई रिएक्टर टेक्नोलॉजी आ सकती है, जिससे दुनिया में हमारा कद और बढ़ेगा। लेकिन चुनौतियां भी छोटी नहीं हैं, बल्कि बहुत गंभीर हैं। न्यूक्लियर सेफ्टी, इसमें जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं होती। एक गलती भी भयानक तबाही ला सकती है। इसलिए एक ऐसे रेगुलेटर की जरूरत होगी जो पूरी तरह आजाद हो और किसी कंपनी के दबाव में ना आए। सवाल यह भी है कि हादसे की सूरत में असली जवाबदेही किसकी होगी, और यह भी डर है कि कहीं ये पूरा सेक्टर कुछ बड़ी कंपनियों के हाथ में ही न चला जाए। और हां, न्यूक्लियर वेस्ट का निपटारा तो हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा ही है। तो अब सवाल है कि आगे क्या? ये बिल यकीनन भारत के एनर्जी फ्यूचर में एक नया चैप्टर लिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात तो साफ है, वो जमाना गया जब सिर्फ सरकारी कंपनी NPCIL ही सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलाती थीं। अब भविष्य में हमें सरकार और प्राइवेट कंपनियों के बीच पार्टनरशिप का एक नया मॉडल देखने को मिलेगा। सरकार का तर्क, जैसा कि अधिकारियों ने कहा है, बहुत सीधा है कि अगले 2 दशकों में परमाणु क्षमता को 10 गुना बढ़ाने के लिए निजी भागीदारी जरूरी है। और असल में यही इस पूरे बिल का सार है, यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी या न्यूक्लियर रिस्क? भारत आखिर किस रास्ते पर चल पड़ा है? ये बिल एक तरफ जहां हमें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का वादा करता है, वहीं दूसरी तरफ कई नई चिंताएं भी खड़ी करता है। इसका सही जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। देन चलिए नेक्स्ट वीडियो